हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता हो गया डायग्राम देख करके कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में। जीवाणु कोशिका की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर कहूं जीवाणु कोशिका पढ़ने से पहले आपको 2-4 पॉइंट पुरानी जो धुंधली यादें पड़ी हैं उन धुंधली यादों को हमको तरोताजा करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, उस पर सेट हो जाता है कि हाँ इसके बाद हमको इसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो है क्या। तो भाई जो जीवाणु है या फिर जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। और ये जो कोशिका होती है जीवाणु की, वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये जो सदस्य है वो जगत मोनेरा का सदस्य है। इतनी बात समझ में आई। तो अब चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में। देखो, अगर हम जीवाणु की संरचना की बात करते हैं तो जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। जीवाणु आपका रॉड शेप यानी कि छड़नुमा होता है, स्फेरिकल यानी कि कुंडली नुमा होता है, कॉमा शेप यानी कि कॉमा के आकार का होता है, सर्कुलर यानी कि गोला के आकार का होता है। ठीक है, कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, उनकी आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। लेकिन सामान्यतः अगर हम जीवाणु की आकृति की बात करते हैं तो सामान्यतः जो जीवाणु की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो इसी आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी एक जीवाणु की आकृति के बारे में अगर हम पढ़ लिए तो ऐसा माना जाता है कि हमने समस्त जीवाणुओं की आकृति को पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, किस चीज का क्या काम होता है, कौन सा भाग किस चीज का बना होता है, उन सभी के बारे में हम जान लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना को अगर हम पढ़ेंगे तो बाहर से अंदर की ओर जाने पर हमको विभिन्न प्रकार की परतें, विभिन्न चीजें दिखाई देंगी, अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। तो सबसे बाहर की ओर अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु कोशिका में बाहर से अंदर की ओर जाने पर हमको सबसे पहले बाहर मिलेगा वॉल लेयर। वॉल लेयर की बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे भित्तीय परत। भित्तीय परत सबसे बाहर की ओर मिलेगा भित्तीय परत, और भित्तीय परत के अंदर मिलेगा हमको मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या फिर इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स को हिंदी में हम कहते हैं कणिका। प्रोटोप्लाज्म की हिंदी में बात करते हैं उसको कहते हैं जीवद्रव्य। इन सभी चीजें को हमको अच्छे से देखना है। तो नंबर ए पर अगर हम वॉल लेयर की बात करते हैं तो वॉल लेयर के अंदर ढेर सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी कैप्सूल आ जाएगी जिसको हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, दूसरा सेल वॉल आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। इस प्रकार से ढेर सारी चीजें आएंगी। तो हम बारी बारी से इन सभी चीजों को पढ़ते हैं कि कैप्सूल क्या होता है, किस चीज का बना होता है, सेल वॉल क्या होता है, किस चीज का बना होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, किस चीज का बना होता है। उन सभी चीजों को हम अच्छे से बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलो, अगर हम पहले नंबर पर बेटा बात करते हैं तो पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे कैप्सूल के बारे में। देखो, कैप्सूल या स्लाइम लेयर दोनों अलग अलग नाम नहीं है, नाम भले से अलग अलग है लेकिन जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी ही है। ठीक है, तो चलिए हम इधर थोड़ा सा देखते हैं जो हमारा कैप्सूल होता है वो कैसा होता है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर और स्लाइम लेयर, श्लेष्म परत इसको कहते हैं कैप्सूल, कैप्सूल या श्लेष्म परत, श्लेष्म परत। ठीक है, कैप्सूल या श्लेष्म परत इसको हिंदी में कहते हैं। अब देखो, अगर यहां पर हम बात करते हैं कि जो कैप्सूल होता है वो क्या सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है या कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। देखो, अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं तो वो जितने भी जीवाणु होते हैं सबके ऊपर नहीं पाए जाते। कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष जीवाणु जो होते हैं उनके ऊपर ही ये कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, कैप्सूल पाया जाता है। जिन जीवाणुओं के ऊपर जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर जो होता है, कैप्सूल या स्लाइम लेयर, कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है, उनको हम कहते हैं कैप्सुलेटेड जीवाणु, कैप्सूल युक्त जीवाणु कहते हैं। ठीक है, और वो जो जीवाणु होते हैं उनको हम दूसरा नाम देते हैं यस टाइप जीवाणु, यस टाइप बैक्टीरिया जीवाणु। ठीक है,
जिस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो कैप्सुलेटेड जीवाणु होते हैं, कैप्सूल युक्त जीवाणु होते हैं। दूसरी नंबर पर ये आता है कि जिनके पास कैप्सूल नहीं पाया जाता, यानी कि कैप्सूल जो होता है वो या फिर स्लाइम लेयर जो होता है वो नहीं पाया जाए, एब्सेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आर टाइप बैक्टीरिया, आर टाइप बैक्टीरिया कहेंगे या आर टाइप जीवाणु कहेंगे। ठीक है, आर प्रकार का जीवाणु कहेंगे जिनके पास कैप्सूल या स्लाइम लेयर नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर दो शब्द है, एक कैप्सूल है और एक स्लाइम लेयर है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर है कहां, चित्र में देखो, ये जो आपको दाने 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 जैसी संरचना दिखाई दे रही है सबसे बाहर की ओर, ये बाहर की ओर दाने जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यही आपका कैप्सूल है, यही आपका स्लाइम लेयर है। कब हम इसको कैप्सूल कहेंगे, कब हम इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, उसकी अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं जो कंपोनेंट होता है, जो घटक होता है वो बहुत ही पास बहुत ही कस के अरेंज हो, उसको हम कहेंगे कैप्सूल। और अगर जो घटक होता है, ये जो कंपोनेंट होता है, अगर वो दूर दूर पाया जाए तो इसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। बात समझ में आई बेटा? छोटी सी बात है, आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक मैं पॉइंट लेकर के आया हूं छान करके, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगली पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं कि जो कैप्सूल होता है वो बना किस चीज का होता है, बना किसका होता है, कैप्सूल किसका बना होता है, किसका बना होता है, कैप्सूल किसका बना होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं मेड अप ऑफ कैप्सूल किस चीज का बना होता है, तो भाई कैप्सूल जो होता है वो बना होता है आपके पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का। किसका बना होता है? वो बना होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का, यानी कि हिंदी में से कहें तो हिंदी में कहते हैं इसको पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो अम्ल का बना होता है। ठीक है, जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो अम्ल का बना होता है। इतनी समझ में आई? तो भाई कैप्सूल या स्लाइम लेयर क्या होता है वो तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इतनी पॉइंट खत्म हो गई। आगे की पॉइंट जो आती है, जो दूसरा भाग आता है, पहला तो हमारा वॉल लेयर में आ गया, भित्ति परत में आ गया कैप्सूल। दूसरा जो होता है भाई, दूसरा जो होता है वो होता है सेल वॉल, यानी कि होता है कोशिका भित्ति। तो मैं कहूंगा कि आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम में मिलेगा क्या? वो मिलेगा कि जो बैक्टीरिया का कैप्सूल होता है या स्लाइम लेयर होता है वो किस चीज का बना होता है। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा इससे, केवल यही मिलेगा कि बैक्टीरिया का कैप्सूल या जो वॉल लेयर होता है, स्लाइम लेयर होता है, वो किस चीज का बना होता है। तो फटाक से आप बिना किसी अन्य ऑप्शन को देखे ढूंढेंगे पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड को, पॉलीसैकेराइड और एमिनो अम्ल को ढूंढेंगे, तुरंत उस पर टिक करेंगे और आपको मिल जाएगा नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा पढ़ना है, दूसरी भाग को पढ़ना है वॉल लेयर में, भित्ति परत में सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति में पढ़ना है। तो कोशिका भित्ति पढ़ने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, तो जगह को हम बना लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आ जाएगा सेल वॉल, जिसको हम करते हैं कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति की एक एक बात को समझना, अच्छे से समझना। अभी इस डायग्राम में देखो, सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? स्लाइम लेयर पाया जा रहा है। स्लाइम लेयर के जस्ट अंदर क्या पाया जा रहा है? सेल वॉल पाया जा रहा है। यानी कि पहली पॉइंट ये हो जाएगी, जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो कैप्सूल या श्लेष्म परत, जिसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, के नीचे वाला भाग होता है। समझ में आया? कैप्सूल या स्लाइम लेयर के नीचे वाले भाग को हम क्या करते हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि जो सेल वॉल होती है वो बनी किस चीज की होती है, यानी कि ये किस चीज की मेड अप होती है, किस चीज की बनी होती है सेल वॉल। तो अगर देखो सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, जैसे हमने देखा कि जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो आपकी सेल वॉल होती है वो भी केमिकल से मिलकर के बनी होती है, वो भी रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो इसमें हम बात करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन
प्लस लिपिड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड, ये चीजें मिलकर के सेल वॉल का निर्माण करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में कहेंगे पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड, इन चीजों से ये मिलकर के बनी होती है। बात समझ में आई बेटा कि सेल वॉल जो होती है किस चीज की बनी होती है? क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट आपको कंपटीशन का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का वो किस चीज का बना होता है? तो वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, प्लस उसमें प्रोटीन भी मिला होता है, प्लस उसमें लिपिड भी मिला होता है। इतनी बात समझ में आई? देखो अब अगर हम बात करते हैं इस बैक्टीरियल सेल वॉल में, इनके अलावा दो महत्वपूर्ण शुगर के डेराइव्स यानी कि शर्करा के व्युत्पन्न पाए जाते हैं जो किसी अन्य जीव के, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल में नहीं पाया जाता। यहां पर क्या पाया जाता है? दो शर्करा के व्युत्पन्न पाए जाते हैं। कहां पर? जीवाणु की कोशिका भित्ति में। क्या होता है? आपने सुना होगा नाग प्लस नाम, ठीक है, नाग प्लस नाम, नाग प्लस नाम के नाम का दो शर्करा का व्युत्पन्न पाया जाता है, ठीक है। कहां पर? इस जो सेल वॉल होती है, जीवाणु कोशिका की जो सेल वॉल होती है, यहां पर नाग प्लस नाम के नाम का दो शर्करा का व्युत्पन्न पाया जाता है, ठीक है, दो शर्करा का व्युत्पन्न डिराइव्स पाया जाता है। अब देखो नाग प्लस नाम का पूरा नाम क्या है वो भी जान लो। देखो नाग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ठीक है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, ये नाग हो गया। और जो नाम होता है वो होता है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। और जो नाग होता है वो क्या होता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। नाम के जो शुगर के दो डेराइव्ड्स होते हैं, दो व्युत्पन्न होते हैं, वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में। क्वेश्चन बन गया ना दूसरा कि भैया जीवाणु कोशिका में शुगर के कौन व्युत्पन्न पाए जाते हैं? तो दो पाए जाते हैं, नाग प्लस नाम, ठीक है, याद करना, नाग प्लस नाम, एन एसिटिल ग्लूकोसामिक एसिड और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, दो हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो यूनिक कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया के शरीर पर, जो यूनिक कंपोनेंट होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड। देखो पॉलीसेकेराइड तो पाया ही जाता है, प्रोटीन तो पाया ही जाता है, लिपिड पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वहां पर कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय पदार्थ भी पाए जाते हैं जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है। क्या पाया जाता है इस पर? पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी पाया जाता है जीवाणु कोशिका पर। अब इसके बाद अगर हम बेटा बात कर लेते हैं कि जो हमारा जीवाणु होता है वो एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम निगेटिव होता है स्टेनिंग के आधार पर, ठीक है। स्टेनिंग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम निगेटिव होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु की अगर बात कर लेते हैं तो सेल वॉल पढ़ रहे हैं भाई, उनका भी सेल वॉल पढ़ना पड़ेगा, उनकी भी कोशिका भित्ति पढ़नी पड़ेगी। तो जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं, ग्राम धनायन जीवाणु जो होते हैं, उनका कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो जो भाई ग्राम धनायन जीवाणु होते हैं उनका जो कोशिका भित्ति होता है वो बना होता है, आपके ग्राम पॉजिटिव जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं उनका जो कोशिका भित्ति बना होता है भाई वो बना होता है टिकोइक अम्ल का, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति होता है वो बना होता है टिकोइक अम्ल का, और जो ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं उनका जो कोशिका भित्ति होता है वो बना होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड का। किस चीज का बना होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड और टिकोइक अम्ल, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी लिख लेते हैं। देखो सेल वॉल तो पढ़ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको
कहते हैं ग्राम धनायन जीवाणु। ग्राम धनायन जीवाणु का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है भाई? ये बना होता है टिकोइक अम्ल का। किसका? टिकोइक अम्ल का। टिकोइक एसिड, जिसको हम कहते हैं टिकोइक अम्ल का बना होता है। उसके बाद अगर हम ग्राम निगेटिव की बात करते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव, ग्राम ऋणायन जो जीवाणु होता है उसका, वो किस चीज का बना होता है? तो वो बना होता है लिपोपॉलीसैकेराइड का। किसका? लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। अगली अगर हम बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव का जीवाणु होता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु जो होता है, ग्राम धनायन जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? ठीक है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति कितनी मोटी होती है? ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका भित्ति कितनी होती है? देखो, ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती है, ये पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति होती है 10 से 15 माइक्रोमीटर की। और वहीं पर अगर हम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर की। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है एंटीबायोटिक, एक होता है एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या करता है? वो जीवाणु कोशिका को नष्ट करने का काम करता है, जीवाणुओं से लड़ने का काम करता है। तो अब बात ये आती है कि कौन सी जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, कौन सा जीवाणु जो होता है वो पेनिसिलियम द्वारा मारा जाता है और कौन सा जीवाणु जो होता है वो पेनिसिलियम द्वारा नहीं मारा जाता है। देखो, अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम जो होता है वो किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दिखाता है, इसको नहीं मार पाता है। और अगर वहीं पर ग्राम निगेटिव की बात करते हैं, जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम जो होता है वो क्या करता है? इसको नष्ट नहीं कर पाता। सॉरी, क्या करता है? उल्टा हो गया। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को ये नष्ट कर देता है पेनिसिलियम, और ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होता है उसको ये नष्ट नहीं कर पाता, इसको नहीं मार पाता। इतनी बात समझ में आई। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है वो रोग उत्पन्न करता है या ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होता है वो रोग उत्पन्न करता है। देखो, अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में कौन सा जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु में जो ग्राम निगेटिव होता है, दूसरा वाला ग्राम निगेटिव, ये क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। ये पैथोजेनिक होता है। ठीक है, ये रोग को उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाया जा रहा है लिपोपॉलीसैकेराइड, जो इसका मेन कारण है रोग उत्पन्न करने का। उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि किस जीवाणु की कोशिका में जो लिपिड होती है वो नहीं पाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होता है, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होता है उसके अंदर लिपिड जो होता है वो नहीं पाया जाता। यानी कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होता है? लिपिड, लिपिड नहीं पाया जाता। और इसमें जो लिपिड होता है वो क्या होता है? लिपिड इसमें क्या होता है? पाया जाता है। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे हम सेल वॉल तो पढ़ लिए, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम? तीसरे नंबर पर हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को पढ़ने के लिए हमको कोशिका भित्ति को यहां से साफ करना पड़ेगा। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो भाई कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो होता कैसा है, तो भाई जो जीवाणु की प्लाज्मा झिल्ली होती है वो 3 परतों की बनी होती है। क्या होता है इसमें?
3 लेयर होते हैं, 3 लेयर यानी कि ट्रिपलेट लेयर की ये स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा झिल्ली जीवाणु की। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक चीज पाया जाता है इसमें, स्टेरॉल्स। ठीक है, स्टेरॉल्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली में। अन्य सभी जो जीव होते हैं उनके प्लाज्मा झिल्ली में स्टेरॉल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेरॉल होता है वो स्टेरॉल नहीं पाया जाता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है इसमें क्या चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा झिल्ली की सबसे खास बात ये है कि कहीं पर ये एक अंदर की ओर मुड़ जाती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, किसी एक स्थान पर अंदर की ओर मुड़ जाती है और अंदर की ओर मुड़ने के बाद ये बनाती है मीसोसोम। ठीक है, क्या बनाती है, मीसोसोम बनाती है। अंदर की ओर मुड़कर क्या बनाती है, ये अंदर की ओर मुड़ करके मीसोसोम बनाती है। और ये जो मीसोसोम होती है बैक्टीरिया का, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया। ठीक है, क्या कहता है, मीसोसोम को क्या कहते हैं भाई, मीसोसोम। ठीक है, यहां पर बात आती है मीसोसोम। मीसोसोम जिसको हिंदी में कहते हैं मध्यकाय। मध्यकाय को किस नाम से जानते हैं भैया, मध्यकाय को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल। याद रखिएगा भैया, मीसोसोम को क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल, या इसी को दूसरा नाम देते हैं कॉन्ड्रियाइट्स। क्या नाम देते हैं, कॉन्ड्रियाइट्स। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम अगली पॉइंट मीसोसोम से जुड़ी हुई बात करते हैं, मध्यकाय से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो मध्यकाय में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होता है। कहां पर भैया, मीसोसोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, यानी कि श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं। और ये श्वसनीय एंजाइम क्या करते हैं भैया, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। श्वसनीय एंजाइम क्या करते हैं भैया, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होते हैं, ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं, उनमें जो मीसोसोम होता है वो कैसा होता है। देखो, ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं उनमें जो मीसोसोम होता है वो प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, मुख्य रूप से उसमें पाई ही जाएगी किसी भी हालत पे। लेकिन ग्राम निगेटिव जो जीवाणु होते हैं उसमें जो मीसोसोम होता है वो नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वॉल लेयर में, तो भैया हमारे वॉल लेयर से जुड़ा हुआ ये एक संरचना है जिसको हम कहते हैं फ्लैजेला। ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लैजेला, कशाभिका। ये कशाभिका का काम क्या होता है भैया, इस कशाभिका का काम होता है जीवाणुओं को गति में सहायता करना, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है ये कशाभिका। अब कशाभिका की लंबाई या चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, तो भाई जो कशाभिका की लंबाई होती है वो होती है 4 से 5 माइक्रोमीटर की। ठीक है, कशाभिका की लंबाई कितनी होती है भैया, 4 से 5 माइक्रोमीटर की नहीं, 4 से 5 माइक्रोन की लंबाई होती है इस कशाभिका की। बात समझ में आई भाई। जीवाणु के कशाभिका यानी कि फ्लैजेला की लंबाई कितनी होती है, तो 4 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। और ये क्या कहलाता है भाई, तो ये जो होता है निकलता है बेसल ग्रेन्यूल से। ठीक है, कहां से निकलता है, बेसल ग्रेन्यूल से, जो कि बेसल बॉडी के अंदर पाया जाता है, बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। इस बेसल ग्रेन्यूल को हम ब्लेफारोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसल ग्रेन्यूल को क्या कहते हैं, ब्लेफारोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये बात आती है कि भाई ये जो फ्लैजेला होता है वो बना किस चीज का होता है, तो जो फ्लैजेला होता है वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। हिंदी में भी फ्लैजेलिन प्रोटीन, इंग्लिश में भी फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो फ्लैजेला किस चीज का बना होता है, तो फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का। बात याद रखिएगा, फ्लैजेला किस चीज का बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन का। किसका फ्लैजेला, जीवाणु का जो फ्लैजेला होता है, जीवाणु का जो कशाभिका होता है वो किसका बना होता है भाई, फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फ्लैजेला के अलावा, जीवाणु की जो फ्लैजेला होती है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रही है। इस छोटी छोटी संरचना को हम क्या करते हैं, इस छोटी छोटी संरचना को कहते हैं पीली। ठीक है, पीली कहते हैं। अब ये पीली क्या है भाई,
ये पीली क्या है, तो ये जो पीली होता है वो फ्लैजेला के जैसा ही होता है। इसको हम कहते हैं, ये जो फ्लैजेला होता है फ्लैजेला के जैसा होता है पीली, वो एक धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, धागे नुमा संरचना होती है जो बैक्टीरियल सेल के सरफेस से जुड़ी होती है। और ये जो पीली होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो भाई जैसे कि फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ये जो पीली होती है, ये पीली भी पिलीन प्रोटीन से या फिर पिलियन प्रोटीन से बना होता है। किस चीज का बना होता है भैया, ये जो फ्लैजेला होता है वो पिलियन प्रोटीन से बना होता है। सॉरी, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का, पीली जो होते हैं वो पिलियन प्रोटीन का बना होता है। बात समझ में आई, जो पिलीन होती है वो किसका बना होता है भाई, पिलियन प्रोटीन का बना होता है। जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। स्पष्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं जो पीली होती है, वो पीली कितने प्रकार की होती है, तो भैया पीली बहुत सारे प्रकार की होती है, तो हम इसका नाम भी लिख देते हैं कितने प्रकार की होती है। और इससे एक जुड़ी बहुत ही रहस्यमयी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पीली होती है वो पीली के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि प्रकार की बात करते हैं, तो पीली कितने प्रकार की होती है, तो पीली जो होती है वो होती है लगभग एक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 6, उसके बाद 7 और यफ, तो इसका मतलब क्या होगा, सभी कहेंगे आपसे ये क्या लिख दिए हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 और यफ लिख दिए। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि पीली फर्स्ट, पीली सेकेंड, पीली थर्ड, पीली फोर्थ, पीली फिफ्थ, पीली सिक्स, पीली 7, पीली एफ। भैया पीली मतलब पीने वाला पीली नहीं, ये जो बैक्टीरिया के अंदर छोटा सा फ्लैजेला के जैसा धागे नुमा संरचना पाया जा रहा है उसकी बात करें। पीली मतलब भैया दारू पीने वाला नहीं होता, ये पीली जो है वो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेला होती है उसके बाद एक छोटी सी धागे नुमा संरचना होती है, उसकी बात करते हैं। अब अगर हम पीली से जुड़ी एक रहस्यमयी बात की बात करते हैं, तो अभी तक आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी जनन होता है, उसमें भी क्या होता है, जनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। तो किस की वजह से जो जनन होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा पीली फर्स्ट है, पीली फर्स्ट और पीली एफ, ठीक है, फर्स्ट तथा फर्स्ट एंड एफ पीली जो होती है वो क्या होती है, वो सेक्स पीली होती है, सेक्स पीली होती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पीली को क्या करते हैं भैया, सेक्स पीली करते हैं। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन, फर्स्ट पीली और यफ पीली क्या करते हैं, सेक्सुअल नहीं कह सकते, इसमें जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके आगे अगर हम जाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो हमने तो क्या पढ़ लिया, वॉल लेयर तो पूरा पढ़ लिया, वॉल लेयर में हमने पढ़ लिया, कैप्सूल पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ फ्लैजेला भी पढ़ लिया, और इससे लगा हुआ हमने पीली भी पढ़ लिया। उसने ये भी पढ़ लिया कि कौन सा पीली सेक्स पीली है, कौन सा पीली जो पीली होता है वो किस चीज का बना होता है, इसको भी पढ़ लिया। अब हमारा बात आता है दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स या प्रोटोप्लाज्म आता है। मैट्रिक्स या प्रोटोप्लाज्म की बेटा अगर हम बात करते हैं, जो मैट्रिक्स या प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, तो जीवाणु कोशिका के अंदर की ओर जो सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर की ओर जो चीजें पाई जा रही है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स या प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जीवाणु कोशिका होती है इसके अंदर की ओर जो चीजें पाई जा रही है उसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में जीवाणु कोशिका में क्या पाई जा रही है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है आपकी साइटोप्लाज्म। क्या पाई जा रही है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या पाई जा रही है, कोशिका द्रव्य पाई जा रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इस कोशिका द्रव्य में एक संरचना पाई जा रही है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। ठीक है, क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। अब न्यूक्लियॉइड है क्या भाई, न्यूक्लियॉइड क्या होता है, तो न्यूक्लियॉइड जो होता है वो एक बैक्टीरिया का न्यूक्लियर बैक्टीरियल डीएनए है। न्यूक्लियॉइड क्या होता है, जीवाणु का जो केंद्रीय पदार्थ होता है,
जीवाणु का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो न्यूक्लियोइड के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है भाई, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है, तो अगर यहां पर हम बात करते हैं बैक्टीरियल डीएनए, तो बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है भाई, तो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है भैया, डबल हेलिकल होता है। बैक्टीरियल डीएनए कितना होता है भाई, कैसा होता है, तो डबल हेलिकल होता है एंड सर्कुलर होता है, यानी कि द्विकुंडलित गोलाकार होता है। क्या होता है, द्विकुंडलित गोलाकार होता है। समझ में आया भाई? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, इसमें जो जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और जो हम मनुष्यों का होता है उसके डीएनए में और जीवाणु के डीएनए में ढेर सारा अंतर पाया जाता है। हमारा जो डीएनए होता है, आपका जो डीएनए है, आपके परिवार वालों का जो डीएनए है, उसमें एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करता है डीएनए पैकेजिंग में यानी कि डीएनए के कुंडलन में हेल्प करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन हिंदी में भी वही है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है भैया, इसमें नहीं पाया जाता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन सीधा बनेगा कि हिस्टोन प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल, वायरल सेल, ह्यूमन सेल, नन ऑफ दिस। तो भाई किसमें नहीं पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता भाई हिस्टोन प्रोटीन। सीधी सी क्लियर है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन कहां पर नहीं पाया जाता। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है जीवाणु कोशिका के डीएनए में। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, स्फेरिकल होता है या सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ये पता चलता है कि जीवाणु की जो कोशिका होती है वो बहुत ही पुराने प्रकार की है। इसमें जो केंद्रक होता है वो बहुत पुराने प्रकार का है, यानी कि बहुत प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन प्रकार का है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया न्यूक्लियाइड। समझ में आया? प्रिमिटिव प्रकार के न्यूक्लियस उपस्थित होने के कारण जीवाणु को जो केंद्रक होता है उसमें नहीं पाया जाता है। जो जीवाणु का न्यूक्लियस होता है, जीवाणु का केंद्रक जो होता है, उसको हम न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं, या फिर जीवाणु के न्यूक्लियाइड को हम जीनोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोफोर। नाम याद रखना का, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड जो होता है वो जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो नंगे पुंगे होते हैं, एकदम उघल्ले। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है कभी कभी प्लाज्मिड के रूप में भी पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो प्लाज्मिड शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले लिडबर्ग ने किया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, प्लाज्मिड शब्द का उपयोग सबसे पहले लिडबर्ग ने किया था 1952 ईस्वी में। याद करना, प्लाज्मिड शब्द का उपयोग लिडबर्ग ने 1952 ईस्वी में किया था, इस बात को याद करना। आगे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे इस जीवाणु कोशिका के मैट्रिक्स में एपिसोम्स भी पाए जाते हैं। एपिसोम्स क्या है भाई, तो जो एपिसोम होता है वो अप्लाइड होता है, वो लागू होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इस न्यूक्लियाइड के अलावा, इस डीएनए के अलावा जो इस बैक्टीरिया की कोशिका में, इस जीवाणु की कोशिका में छोटे छोटे कण जैसे कि आरएनए हो गया, उसके बाद यहाँ पर पॉली आरएनए हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या होता है, ये चीजें लागू होती है। कौन, एपिसोम। बात ये आती है कि अब अगर हम बात करते हैं इस जीवाणु कोशिका में, तो जीवाणु कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो भी पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में भाई राइबोसोम जो होता है वो भी पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है, तो जीवाणु कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S प्रकार का। अगर इस 70S प्रकार के राइबोसोम को जोड़ा जाए, तोड़ा जाए, सॉरी 70S
टाइप का जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है। और अगर इसको तोड़ा जाए दो भागों में तो ये टूटेगा 50S प्लस 30S में। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, ये तो जोड़ेंगे 80S हो जाएगा। हाँ भाई, ये ऐसा होता है, इसका साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, वो कभी बाद में हम आपको बता देंगे क्यों होता है ऐसा। लेकिन इतना जानते रहिए कि जो जीवाणु की कोशिका होती है या फिर कहें समस्त प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है 70S प्रकार का, जिसको हम 50S और 30S में तोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है वो किस चीज का बना होता है, तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन इसका बना होता है। यानी कि राइबोसोम किसका बना होता है भैया, ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का ये राइबोसोम बना होता है जीवाणु का। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रैन्यूल्स आते हैं, छोटे छोटे कणिकाएं आती हैं। उस ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, ये देखो जो छोटे छोटे कणिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको इस प्रकार से, ये सभी क्या है, ग्रैन्यूल्स हैं। इस ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो फैटी एसिड ग्रैन्यूल हो गया, वसी अम्ल ग्रैन्यूल इसको हिंदी में कहते हैं, लिपिड ग्रैन्यूल्स हो गया, इसको हिंदी में भी लिपिड ग्रैन्यूल कहते हैं। दूसरी बात आता है इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड ग्रैन्यूल हो गया, ये भी पाया जाता है बैक्टीरिया में। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर वोलेटिन ग्रैन्यूल्स पाया जाते हैं। देखो यहाँ पर वोलेटिन ग्रैन्यूल्स मैंने कहीं पर लिखा हुआ, ये देखो वोलेटिन ग्रैन्यूल्स है। ये वोलेटिन ग्रैन्यूल्स क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इसको हम वोलेटिन ग्रैन्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले स्पाइरुलम वोल्टेनस नाम के एक बैक्टीरिया में देखा गया था। किसमें देखा था भैया, याद रखना, वोलेटिन ग्रैन्यूल सबसे पहले कहां देखा गया, ठीक है, वोलेटिन ग्रैन्यूल सबसे पहले कहां देखा गया, तो स्पाइरुलम वोल्टेस नाम के बैक्टीरिया के अंदर ये वोलेटिन ग्रैन्यूल सबसे पहले देखा गया था। वोलेटिन ग्रैन्यूल्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरुलम वोल्टान्स बैक्टीरिया। लिख दूं मैं, इसको सबसे पहले कहां देखा गया था भैया, स्पाइरुलम वोल्टिन्स, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लूं मैं, हाँ, स्पाइरुलम वोल्टस बैक्टीरिया में इसको सबसे पहले देखा गया था, ठीक है। वोल्टस ग्रैन्यूल्स को कहां देखा था भैया, स्पाइरुलम वोल्टस बैक्टीरिया में सबसे पहले देखा गया था, इसको आप याद करिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है वो सबसे बड़े साइज का ग्रैन्यूल्स होता है और ये पॉलीमेटाफॉस्फेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है भैया, ये जो वोल्टेन ग्रैन्यूल्स होता है वो किसका बना होता है, पॉलीमेटाफॉस्फेट, ठीक है, पॉलीमेटाफॉस्फेट का बना होता है। हिंदी में भी करते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट, इंग्लिश में भी करते हैं पॉलीमेटाफॉस्फेट का ये चीज बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखोगे कुछ ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, कुछ सल्फर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है, ओल्ड बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो बहुत पुराने प्रकार का जीवाणु कोशिका होता है उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ढेर सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं यहाँ पर, चलिए उन सभी क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमने करवाए हैं। तो फटाक से इसको हम रफ करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि आज से हम क्या करेंगे, जो चीज पढ़ेंगे उसका हम एमसीक्यू एक बार करेंगे, ठीक है। चलो नई आदत डालते हैं, जो पढ़ेंगे उसका हम एक्सरसाइज भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आगे जो आपको मिलेगा कंपटीशन उसके संबंधित आप कोशिश कर लेंगे। जैसे कि हम बात करें तो जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है वो एक एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, जो 5 नवंबर को होने वाला है। तो वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो सबके सब एमसीक्यू होंगे। अगर आप हमारे नजदीक में हैं, 7 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के हैं, तो आप उस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से आपको इस 9695409565 पर कॉल करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि आप किस क्लास में हैं और कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। मतलब कि आप किस क्लास में हैं, बायोलॉजी ग्रुप के हैं या मैथ्स ग्रुप के हैं, तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, पहला क्वेश्चन होता है कि जीवाणु का
जीवाणु का कैप्सूल या स्लाइम लेयर किसका बना होता है? किसका बना होता है? आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा कि जीवाणु का सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी हो जाती है? इसी में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा, इसी में अगर हम पहले बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसको हम ग्राम धनायन जीवाणु करते हैं, इसका सेल वॉल किसका बना होता है? किस चीज का बना होता है? और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल किस चीज का बना होता है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो होता है वो पैथोजेनिक होता है? आपको लिखना क्या है? पैथोजेनिक, पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप बताइए। चलिए, अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला जो आंसर हो जाएगा, जो जीवाणु का कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है वो किसका बना होता है भाई? तो जीवाणु का जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है ये बना होता है आपके पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और किस चीज का बना होता है भाई? ये पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड यानी कि पॉलीसैकेराइड और एमिनो अम्ल का बना होता है। प्लस नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे एन, पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड का बना होता है। दूसरी बात ये आती है कि जो आपकी जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, वो किस चीज का बना होता है? देखो, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन प्लस लिपिड की। लिख दूं मैं, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड, यहां पर लिखता हूं मैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड की। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके बाद इसी कोशिका भित्ति से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और दिया है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है? देखो, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है इसका जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है टिकोइक एसिड की, टिकोइक एसिड की, टिकोइक अम्ल की बनी होती है, टिकोइक अम्ल की बनी होती है। ये होती है ग्राम पॉजिटिव की। और अगर ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव जो होता है वो बना होता है लिपो पॉलीसैकेराइड का, लिपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो रोग को उत्पन्न करता है वो कौन सा है भाई? तो वो हो जाएगा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि ग्राम ऋणायन जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ज्यादा नहीं, मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। जो जीवाणु की कोशिका होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, जीवाणु सेल वॉल में एक अद्वितीय पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक अद्वितीय पदार्थ, एक अद्वितीय घटक पाया जाता है। में अद्वितीय घटक कौन होता है? कौन पाया जाता है?
द्वितीय घटक कौन पाया जाता है? तो इसका जो सीधा सा आंसर होगा वो आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूं, वो होता है जो आपका होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन को हम म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहो या कहो इसको म्यूकोपेप्टाइड या फिर इसको कहते हैं हम म्यूरिन। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो म्यूरिन होता है वह म्यूकोपेप्टाइड जो होता है वो कहां पाया जाता है? म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, जीवाणु कोशिका के सेल वॉल में पाया जाता है। हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ग्राम ऋणायन जीवाणु के कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की मोटाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15 माइक्रोमीटर, सॉरी 10 से 15 मिलीमीटर नैनोमीटर, 10 से 15 नैनोमीटर। नंबर बी 30 से 35 नैनोमीटर। नंबर सी 25 से 30 नैनोमीटर। ठीक है, 25 से 30 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई इतना पढ़ाने के बाद मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं कि आप इसका जवाब सही से देंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ पढ़ने के लिए बायोलॉजी।